जय हिंद दोस्तों। तो देखिए अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आज हम क्लास 9th का जो क्लास 9 की जो ज्योग्राफी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। मतलब ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 6 ही चैप्टर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक वीडियो के अंदर में ही कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मेनली अभी हमारा क्या चल रहा है, एक रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें हमने क्लास 7 कंप्लीट कर क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, क्लास 7 की ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 8 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। और इन सब की जो आपको रिवीजन के लिए अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको 8th लिखेगा, यहाँ 8th नहीं, यहाँ पे आप 9th कर लेना। मतलब अभी हम 9th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाले। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम क्या क्या कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करेंगे, यानी कि जो चैप्टर जो चलेगा हमारा क्लास 9th में। तो इसमें हम मेनली जो चैप्टर हमारा डिस्कशन चलेगा, वो पहला जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडिया, मतलब अपने देश के बारे में, इसके साइज और लोकेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है, अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री आपको नज़र आएगी, आफ्टर जैसे रसिया, यूएसए, कनाडा, चाइना। तो बाकी के जो 3 देश बच गए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि किसके बाद हमारा देश 7वें नंबर पे आता है। फिर हम दूसरा चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में, हमारी कंट्री की जो फिजिकल फीचर्स है उसके बारे में। जैसे हम पेनिसुलर रिवर, हिमालयन माउंटेन और जो हमारा हिमालयन रिवर है, इन सब पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चैप्टर तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम ड्रेनेज। चौथा चैप्टर डिस्कस करेंगे हम क्लाइमेट। क्लाइमेट के बाद जो हमारा 5th चैप्टर चलेगा वो चलेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये वाला चैप्टर देखिए, इस वाले चैप्टर को हमने क्लास 6 की जियोग्राफी में भी डिस्कस करा था और कुछ पॉइंट्स इसके हमने क्लास 7 की जियोग्राफी में भी डिस्कस करा था, अगर आपको याद होगा तो इसमें भी हम क्या करेंगे, चैप्टर जो 5 हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इस पे भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो हमारा लास्ट चैप्टर चलेगा वो चलेगा किस पे, पॉपुलेशन, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। तो ये सारे चैप्टर हम आज की ही क्लासेस में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मतलब हमारा रिवीजन शेड्यूल चलेगा अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में क्या है, एक तो ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस कंट्री आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर में एक टाइम पे मोस्ट ऑफ वर्ल्ड जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में, जिसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस इसलिए कहते हैं यानी कि ये जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, वहाँ पे ये सिविलाइजेशंस बसा हुआ था। तो इसलिए हमें, तो आपको अपनी कंट्री के अंदर में क्या देखने को मिल जाएगा, एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारी कंट्री के अंदर में, जो कि हमारी कंट्री की एक सिग्निफिकेंट सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को क्या करता है, बनाता है। इस वजह से हम इसको और तो जिसके वजह से हमारी कंट्री को क्या मिल जाता है, बहुत से एडवांटेज मिल जाते हैं। तो आप अगर देखोगे तो हमारी कंट्री के अंदर में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो कब से किया जा रहा है, इन एशियन टाइम से आपको ये देखने को मिल जाएगा, एग्रीकल्चर। इसलिए हमारी कंट्री की जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर ही देखने को मिलेगा। तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे इकोनॉमिक प्रोसेस में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी सब की बात करें, तो हमारे लिए क्या है, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आपको सामग्री, यानी कि एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन का मतलब होता है स्थान, यानी कि किस जगह पे हमारी कंट्री की पोजीशन है। तो देखिए अगर आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं, जब हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था, डिस्कस करा था, आपको याद भी होगा। जैसे ये हमारा अर्थ है और ये हमारा क्या होता है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या बताता है, डायरेक्शन बताने का काम करता है, डायरेक्शन बताने का बात करता है। और लॉन्गिट्यूड क्या बताता है, ये टाइम जोन बताता है। तो हम सिर्फ लोकेशन की बात करें तो हमारी कंट्री का जो लोकेशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न ऑफ द इक्वेटर्स पे आपको क्या है, देखने को मिलेगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लैटिट्यूड देखते हैं, ये एक्सटेंडेड बिटवीन कितने किसके बीच में देखने को मिलेगा,
8 डिग्री यानी कि 8.4 डिग्री नॉर्थ और 37.6 डिग्री आपको नॉर्थ लैटिट्यूड पे देखने को मिलेगा। ये हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें किसके हिसाब से, ये वाली इस डायरेक्शंस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे हमें कितना देखने को मिलेगा 8.4 डिग्री, और कहाँ पे, ये आपको नॉर्थ, और ये भी आपको कितना देखने को मिलेगा 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड पे। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये 68.7 डिग्री ईस्ट और 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आपको देखने को मिलेगा। ये 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37.6 डिग्री, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हमारे ही स्टेट से होते हुए गुजरता है, हमारे बहुत से स्टेट से गुजरता है, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इन देशों मतलब इन स्टेट से क्या है, हमारी कंट्री से जो कैंसर है वो क्या होती हैं, पासेस होती हैं। मतलब बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर में कि किस किस स्टेट से हमारी कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के किस किस स्टेट से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होता है, पास होता है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, 23.30 डिग्री नॉर्थ आपको देखने को मिलेगा, जो कि डिवाइड करता है ऑलमोस्ट इक्वल 2 पार्ट्स में, जो कि क्या करता है हमारी कंट्री को इक्वली 2 पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया, साउथ। तो अगर हम बात करते हैं इंदिरा पॉइंट इज द निकोबार आइलैंड, तो आपको इंदिरा पॉइंट क्या देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, निकोबार आइलैंड पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है, जो सुनामी है वो कहाँ मतलब वो क्या था, 2004 में डूब गया था, जो 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें वो डूब गया था। तो ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे आपको मिलेगा, निकोबार आइलैंड पे मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम में भी क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब साइज की बात करते हैं तो हमारी कंट्री का जो साइज है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, एरिया वाइज की बात करते हैं तो 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री दुनिया की 7th सबसे लार्जेस्ट कंट्री बनती है बाय एरिया। और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री, मतलब जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है हमारी कंट्री का, वो कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है, जैसे उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। अब आपको बताना है इन चारों में से एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। अगर हम कवर की बात करते हैं तो 2.4% वर्ल्ड टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ये क्या करता है, हमारी कंट्री कवर करता है। लैंड बाउंड्री की बात करें तो कितना देखने को मिलेगा, 15,200 किलोमीटर आपको लैंड बाउंड्री, और कोस्टल लाइन की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग जो भी हमारे पास 2 आइलैंड है। आइलैंड में कौन कौन सा है, जैसे एक आपको लक्षद्वीप देखने को मिल जाएगा, दूसरा अंडमान एंड निकोबार आपको नजर आएगा। हमारे पास क्या है, 2 आइलैंड, मतलब 2 आइलैंड भी देखने को मिलेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशंस की बात करते हैं, यानी कि क्या क्या महत्व है हमारी कंट्री की लोकेशंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी कंट्री का जो लोकेशन है वो क्या है, सेंट्रल एशिया, यानी कि सेंट्रल पोजीशन देखने को मिलेगा किसमें, इन एशिया। तो इंडिया क्या करता है, हमारा जो देश है वो कनेक्ट करता है किसके साथ, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और अफ्रीका के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। इंडियन ओशन की बात करते हैं तो इंडियन ओशन जो लोकेटेड है, इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, इट अ स्ट्रेट मैरीटाइम एडवांटेज आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि देखिए जैसे ये हमारी कंट्री है, ये वाली कंट्री, मतलब हमारी कंट्री का ये वाला कौन सा हिस्सा है, साउथ का हिस्सा है। तो यहीं पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं हिंद महासागर। और वेस्टर्न साइड में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अरेबियन सी आपको देखने को मिल जाएगा, अरेबियन सी। और इस साइड आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल नजर आ जाएगा। और बाकी जो हमारे ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हिमालय मतलब हिमालय पर्वत देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई होगा।
अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट, तो ये क्या करता है, अगर हम इसकी महत्वपूर्ण, अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो किसके लिए काम करता है, एक ट्रेड रूट की तरीके से काम करता है। तो जो सुएज कैनाल ओपन हुआ था, कब हुआ था, यहाँ से एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सुएज कैनाल ओपन हुआ था वो हुआ था 1869 में। जिसने क्या किया था, इंडिया से जो डिस्टेंस था, वो यूरोप से जो इंडिया तक आने का जो डिस्टेंस था वो अप्रोक्स कितना 7000 किलोमीटर क्या कर दिया था, कम हो गया था जैसे ही सुएज कैनाल ओपन हुआ था। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है वो है एक्सटेंड एंड टाइम जोन, यानी कि जिसे जिसे हम कहते हैं एक्सटेंड मतलब देशांतर, और टाइम जोन मतलब जो आपका समय क्षेत्र होता है। द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंडेड कॉजेस की बात करते हैं तो जिसमें टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम तक, अगर जैसे गुजरात हमारा कहाँ है, वेस्ट में है, और ईस्टर्न साइड में क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम इसके बीच की बात करें मतलब वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, तो आपको कितना टाइम जोन देखने को मिलेगा, जो टाइम का जो डिफरेंस होता है वो कितना आवर देखने को मिलेगा, 2 घंटे का समय का अंतर आपको नजर आएगा। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो वो किसके ऊपर बेस है, 82.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर से वो क्या है, उसके ऊपर बेस है, जो कि कहाँ से पास होता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। तो यानी कि जो हम अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन जो फॉलो करते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में, उसके टाइम जोन को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इंडियाज एंड नेबर्स की बात करते हैं, यानी कि हमारे देश और हमारे देश की पड़ोसी की बात करते हैं। आपको पता है नॉर्थ के साइड में जो नॉर्थ वेस्ट है उस साइड पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। देखिए यहाँ से ना एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या अफगानिस्तान हमारी कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है या नहीं। तो बिल्कुल अफगानिस्तान हमारी कंट्री के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। बहुत ही कम मतलब कुछ ही किलोमीटर शेयर करता है, बट करता है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये पीओके वाला एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और पीओके वाला एरिया हमारा है ना कि पाकिस्तान का, तो इस बेसिस पे क्या है, हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है और हम काउंट करते हैं पीओ को, यानी कि अफगानिस्तान को एज अ नेबर कंट्री। नॉर्थ की साइड बात करते हैं तो आपको चाइना, यानी कि जिस पे तिब्बत, चाइना यानी कि तिब्बत, अगर तिब्बत की बात करते हैं तो तिब्बत को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, अभी चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा, तो इसलिए हम मेनली क्या मानते हैं, चाइना। तो नॉर्दर्न के साइड में चाइना, नेपाल और भूटान क्या करता है, हमारी कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ईस्ट में बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार। अब साउथ में कौन सा देश अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो देखिए साउथ में अगर हम बात करें तो जो श्रीलंका है वो हमारी नेबर कंट्री है, लेकिन वो हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेबर कंट्री का मतलब है कि जैसे ये देखिए, जैसे कि ये हमारी कंट्री का साउथ वाला हिस्सा है, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी कि श्रीलंका देखने को मिलेगा। और इसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, पाल्क स्टेट देखने को मिलेगा, पाल्क स्ट्रेट। यहाँ से भी लोकेशंस में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पाल्क स्ट्रेट की लोकेशंस कहाँ है, मेनली 9th क्लास में पूछी ले जाती है। तो ये आपकी डायरेक्शन वाइज हो गया कि कौन कौन सी डायरेक्शंस में हमारी कौन कौन सी कंट्री क्या है, नेबर्स कंट्री है। तो इन करंट टाइम की बात करते हैं तो करंट टाइम में हमारी कंट्री में क्या है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आपको 8 यूनियन टेरिटरी के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो श्रीलंका है वो क्या है, सेपरेट है किसके, पाल्क स्ट्रेट से और गल्फ ऑफ मन्नार से। और श्रीलंका और मालदीव्स भी क्या है, हमारी एक नेबर कंट्री, लेकिन वो सेपरेटेड है। किस वजह से, मतलब बॉर्डर ही शेयर नहीं करते, बॉर्डर टच नहीं होते, उससे किससे सेपरेटेड है, पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से थोड़े से सेपरेटेड है, लेकिन वो हमारी कंट्री के नियर है। तो नेबर्स का मतलब होता है पास में, तो जिस वजह से हमारे लिए क्या बन जाती है, एक नेबरिंग कंट्री बन जाती है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, क्या है हमारी कंट्री का। अगर हम ज्योग्राफिकली बात करते हैं तो इसका जो लैंड रूट है वो नॉर्दर्न माउंटेन क्या होता है, हमारी कंट्री से पास होता है, तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर में जो कल्चर और जो ट्रेड एक्सचेंज है वो एशियन टाइम से ही आपको क्या है देखने को मिलेगा, मतलब लार्ज स्केल पर आपको देखने को मिल जाएगा। इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम इंडिया की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र है, ये सारी क्या है, एंड इंडियन नंबर है, ये सारी क्या है जो कि फैले हुए थे कहाँ पे, अदर कंट्रीज के अंदर में। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जैसे ग्रीक स्कल्पचर्स की बात करते हैं, या हम डोम, मिनारेट, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न एशिया में आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ इन्फ्लुएंस है और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी अपनी कंट्री की।
अब हम बात करते हैं अपनी कंट्री के फिजिकल फीचर्स के बारे में, चैप्टर नंबर 2। तो हमारी कंट्रीज के अंदर में क्या है, आपको डाइवर्स लैंड फॉर्म्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेटूज है, डिजर्ट, आइलैंड जैसी चीज़ें क्या है अपनी कंट्री के अंदर में देखने को मिलेगा। जैसे फॉर्मेशन फैक्टर की बात करते हैं, फॉर्मेशन फैक्टर का मतलब होता है उसके जो निर्माण होने के जो कारण थे उसके बारे में। तो हमारी कंट्री के अंदर में जो लैंड फॉर्म के फॉर्मेशन होने के जो मेन कारण थे वो कौन कौन से थे। एक तो था जियोग्राफिकल प्रोसेस, जैसे कि अगर हम वेदरिंग की बात करते हैं, इरोजन की बात करते हैं, डिपोजिशंस की बात करते हैं, या जो शेयर किया जाता है जो भी करंट जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर में क्या होता है, लैंड फॉर्म फॉर्मेशंस होता है। जैसे हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी की बात करते हैं तो ये एक्सप्लेन करता है कि जो अर्थ की जो क्रिस्टल प्लेट्स है वो क्या करती है, जब मूव करती हैं और वो फॉर्मेशंस करती हैं लैंड्स, और जो चेंजेस आते हैं लैंड फॉर्म्स में, वो हमारा क्या कहलाता है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाता है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे धरती पे जो अलग अलग लैंड है, अलग अलग जो देश है, वो कैसे फॉर्मेशन हुए कि जो अर्थ के जो क्रिस्टल प्लेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रैक होने के बाद मूव करती है। तो जैसे अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका आज के टाइम पे क्या है, दो कॉन्टिनेंट में ब्रेक हो रहा है, आपस में टूट रहा है। तो एक टाइम पे वो जिस कंट्री के साथ ब्रेक होने के बाद जिस कंट्री की साइड से भी टकराएगा, जिस कंट्री से भी टकराएगा, तो वहाँ की क्या है, क्लाइमेट है, जो लैंड फॉर्म है, वो सारे उस पर क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोज डेट कीजिए जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट बीच से ब्रेक हो रहा है और वो हमारी कंट्री की अगर कोस्टल स्टेट से टकराता है, इस वाले स्टेट से टकराता है, तो यहाँ की जो क्या क्या फॉर चेंजेस देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे लार्ज स्केल पर क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक आने के बाद यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। अर्थक्वेक लार्ज स्केल पर आएगा, माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्लाइमेट क्या देखने को मिलेगा, मतलब कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। जैसा क्लाइमेट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, हिमालयाज़ के पास देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए जो हमारा अरेबियन सी जो कोस्टल बाउंड्री है, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो एक्सप्लेन करता है अर्थ की जो क्रिस्टल प्लेट्स होते हैं जब वो मूव करते हैं और फॉर्मेशन और जो चेंजेस आते हैं किस में, लैंड फॉर्म्स में जो चेंजेस आते हैं वो हमारा कहलाता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब जैसे देखिए लैंड फॉर्म कैसे अभी मैंने बताया कि ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, माउंटेन देखने को मिल जाएगा। फिर तो ये क्या हो गया, एक लैंड फॉर्म हो गया। या अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है, वो तो चलिए क्लाइमेट से एक अलग फैक्टर हो गया। तो हमारा जो ये कोस्टल एरिया जो अभी के टाइम पे इन प्रेजेंट टाइम जो हमारा ये कोस्टल एरिया है वो किस में बन जाएगा, एक माउंटेनियस एरिया में बन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये एक इंडियन फॉर्म हो गया, यानी कि हमारी कंट्री का जो लैंड फॉर्म होगा वो क्या, सॉरी जो अभी मैंने कंट्री फॉर्म बोला था, लैंड फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है अपनी कंट्री का, यानी कि अगर हम भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाजन की बात करें तो वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं द हिमालयन माउंटेन, यानी कि जो हिमालय पर्वतमाला है उस पे जियोग्राफिकली यंग एंड फोल्ड माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, हिमालयन रिवर। यानी कि अगर आपसे कोई स्टेटमेंट में पूछता है कि हिमालयन माउंटेन्स इज अ जियोग्राफिकली यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स इज ट्रू और फॉल्स, तो वहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ट्रू हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो जो हमारा हिमालयन रिवर है वो क्या है, एक यंग और फोल्डेड माउंटेन आपको नजर आएगा, जो कि रनिंग, यानी कि अगर हम इसकी विस्तार की बात करें जो फैला हुआ है वो कहाँ से फैला हुआ है, वेस्ट से लेकर के ईस्ट के साइड तक में आपको क्या है, पूरा फैला हुआ नजर आएगा। इसकी फॉर्म ऑफ आर्क की बात करिए, कितने का आर्क बनाता है, यानी कि 2400 किलोमीटर का ये आर्क बनाता है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो कितना देखने को मिलेगा, 400 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, किसमें, कश्मीर के अंदर में। और 150 किलोमीटर देखने को मिलेगा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो ये डाटा नंबर जो उसके डिस्टेंस जो मेजरमेंट नंबर है वो आप याद रखिएगा। फिर देखिए हमने हिमालय की बात करते हो तो हिमालय को हमने 3 पैरेलल रेंज में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाद्री, हिमाद्री के बाद आता है हिमाचल, और हिमाचल के बाद आता है शिवालिक। हिमाद्री जिसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री की बात करें तो इसकी जो लॉफ्टेस्ट रेंज है वो एवरेज कितना देखने को मिलेगा, एवरेज जो इसकी हाइट है वो कितनी देखने को मिलेगी,
8,000 मीटर आपको नजर आएगा। उसके बाद अगर हम इसमें इंक्लूड, अगर हम पिक्स की भी बात करते हैं, जो पिक्स मतलब जो इसकी शिखर चोटी होती है उसकी बात करें, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा आपको क्या है इसके पीक से नजर आएगी। वो तो कितना है, 8,848 मीटर है। और काजीरंगा की बात कांजीजंगा की बात करें तो वहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो कितना है, 8,598 मीटर आपको नजर आएगा। अब हिमाचल की बात करते हैं, तो जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, यानी कि लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो एल्टीट्यूड, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो वो कितना देखने को मिलेगा, 3,700 से लेकर के 4,500 मीटर तक आपको ये नजर आएगा। फेमस जो वैली है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा, ये फेमस वैली है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लेजर हिमालयाज में ही नजर आएगा। शिवालिक की बात करते हैं जिसे हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लोएस्ट रेंज देखने को मिलेगा जो कि कंपोज्ड है, किससे बना हुआ है, अनकॉन्स्टेलेटेड सेडिमेंट से ये क्या है, बना हुआ है। वैली की बात करते हैं, वैली बिटवीन जैसे शिवालिक और लेजर हिमालय के बीच में है तो उसे हम क्या कहते हैं, डंस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं देहरादून, जो कि आज के टाइम पे क्या एक अच्छी खासी जगह है जहाँ पे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किससे मिलके बना हुआ है, एल्यूवल डिपॉजिट यानी कि एल्यूवल सॉइल से मिलकर के बना हुआ है। जैसे इंडस है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर भी आपको क्या है इन्हीं साइड पे नजर आएगा। तो स्प्रेड ओवरऑल की बात करते हैं तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। और इस एरिया में जो सॉइल है वो काफी ज्यादा क्या है, फर्टाइल है। फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो आपको पॉपुलेशन है वो हाई नंबर पे पॉपुलेटेड एरिया, मतलब जो पॉपुलेटेड प्लेन्स एरिया है वो आपको नजर आएगा। तो इसको भी हमने क्या कर रखा है, तीन सब यानी कि 3 डिवीजन में इसको सब डिवाइडेड में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला है हमारा भाबर के बाद आता है, दूसरा आता है हमारे पास तेराई, फिर भांगड़ा, फिर खादर, इनके बारे में बात करते हैं। तो मतलब 4 उसमें हमने क्या कर रखा है, सब डिवाइडेड में इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे हम भाबर की बात करते हैं, भाबर पेवल कवर्ड बेल्ट एट द फुट हिल्स, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पत्थरों की जो चट्टान है जहाँ नदियाँ क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। उसके बाद आता है तेहरी, जिसे हम कहते हैं तराई, मतलब ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एक दलदली वाला एरिया देखने को मिलेगा, जो कि आपको कहाँ है, यानी कि मरसई एरिया साउथ में किसका, तो ये आपको क्या है, एक तरीके से दलदली एरिया, दलदली क्षेत्र में नजर आएगा। भांगर की बात करते हैं तो जो ओल्ड एलिवल सॉइल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। खादर का मतलब होता है जो नया एलिवल सॉइल होता है और वो काफी ज्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेनिसुलर प्लेटो, जिसे हम क्या हिंदी में बात करें तो प्रायद्वीप पठार भी कहते हैं। तो ये आपको क्या है, ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म आपको नजर आएगा। तो इसको हमने क्या कर रखा है, मेन 2 डिविजन्स में हमने डिवाइड कर रखा है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है हमारा डेक्कन प्लेटो। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, और जिसमें इंक्लूड है जैसे मालवा प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो। डेक्कन प्लेटो की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, साउथ ऑफ नर्मदा, जो कि स्लोप है, स्लोप में आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न वर्ड्स में। और जिसमें आपको क्या, वेस्टर्न घाट्स जो कि कंटिन्यूस हाइयर है और ईस्टर्न घाट जो कि डिसकंटिन्यू लोअर है। इस तरीके से आपको क्या है ये नजर आएगा। उसके बाद देखिए अगर हम द इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं तो इंडियन डेजर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वेस्ट ऑफ जो अरावलीज पर्वत है और सैंड ट्रेनाइन विथ डंस, यानी कि जो अरावली के जो पश्चिम में ये आपको क्या है स्थित नजर आएगा। जो कि रिसीव, अगर हम यहाँ पे बारिश की बरसात की बात करें तो मिनिमम इसमें जो यानी कि 150 मिलीमीटर से भी क्या है यहाँ पे सालाना बारिश होती है। और यहाँ पे एक ही नदी देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा अपनी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, वो है लुइन रिवर। तो यहाँ पे आपको लूनी रिवर, सॉरी यहाँ पे जो आपको नदी नजर आएगी वो कौन सी नदी नजर आएगी, लूनी रिवर नजर आएगी। कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं तो जैसे नैरो प्लेन्स अलोंग द अरेबियन सी जो कि वेस्ट के साइड है, और आपको बे ऑफ बंगाल ईस्ट के साइड जो नजर आएगी वो हमारी क्या है, कोस्टल प्लेन है। अब यहाँ से समझिए, जैसे ये हमारी कंट्री का नीचे का मैप है, ये हमारा अरेबियन, ये वाला हिस्सा क्या बन जाता है, हमारा अरेबियन सी बन जाता है, अरेबियन सी। और यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक में जो भी स्टेट्स नजर आएंगे वो बे ऑफ बंगाल था, ये हमारे लिए क्या बनते हैं, कोस्टल स्टेट बनते हैं। जैसे आज के टाइम पे, इन करंट टाइम पे हमारे पास कितने स्टेट हैं कोस्टल स्टेट, तो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। अब जैसे कौन कौन सा, जैसे आपका गुजरात है,
गुजरात के बाद अगर हम गोवा, 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 महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जैसे आपका कर्नाटका, कर्नाटका, केरला, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल, नॉट बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये सारी हमारे क्या है, कोस्टल स्टेट है। इसके साथ साथ आपको दो वो भी देखने को मिलेंगे, आइलैंड भी देखने को मिलेंगे, अंडमान एंड निकोबार। ईस्टर्न कोस्टल स्टेट की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, नॉर्दर्न सर्कस एंड कोरोमंडल कोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, इसमें इंक्लूड है जैसे कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये आपको कहाँ पे, वेस्टर्न साइड में नजर आएगा। दो आइलैंड की बात करते हैं तो जैसे अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो ये स्मॉल कोरल आइलैंड देखने को मिलेगा अरेबियन सी में, और अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो इसकी जो लोकेटेड है वो कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है। तो अगर हम इंक्लूड करें तो इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑन बर्ने आइलैंड, तो जो हमारी कंट्री में जो एक्टिव वॉल्केनो है वो एक ही है, और वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बर्निन आइलैंड पे नजर आएगा। अब आपको बताना है इसकी लोकेशन कहाँ है। अगर आपने ध्यान से भी इसको पढ़ोगे नहीं वाली लाइन को यहाँ से लेके यहीं तक में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में ही आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, किस तरीके से हिमालयस का फॉर्मेशन होता है और नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो अगर हम हिमालयस की बात करते हैं तो हिमालयस फॉर्म अ कोलिशन ऑफ इंडो अफगानिस्तान एंड यूरेशिया प्लेट्स। तो यानी कि जो हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि जो हिमालय बना था वो इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन जो प्लेटो थे वो जब आपस में टकराए थे तो उनसे क्या हुआ था, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, यानी कि जो उत्तरी मैदान है, वो नदियों के द्वारा जो जमा, यानी कि जो रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट किए गए थे, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी जो वहाँ पे इकट्ठा हुई थी, जमा हुई थी, तो जिसके वजह से क्या बना था, हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना था। और इसी वजह से क्या है, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। जैसे अगर हम पंजाब की बात करते हैं, या अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे क्या है, एग्रीकल्चर काफ़ी लार्ज स्केल पर होती है। की फैक्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि गोंडवाना लैंड एशियन टाइम की बात करें, यानी कि गोंडवाना जो भूमि है वो प्राचीन महाद्वीप था, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका भी इसमें क्या थे, शामिल थे। फिर अगर हम बात करते हैं पूर्वांचल हिल, तो ये एक्सटेंशंस देखने को मिलेगा ऑफ द हिमालयाज इन द नॉर्दर्न स्टेट लाइक पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो हिल्स आपको नजर आएगा। यानी कि अगर हम पूर्वांचल पहाड़ी की बात करें तो ये उत्तर पूर्व भारत में स्थित जो भी पटगोई या नागा, मिजो पहाड़ियों में आपको ये देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं, यानी कि जो भौतिक विभाजन की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, सबसे पहले हम माउंटेन, फिर प्लेन्स, प्लेटोज और कोस्टल एरिया की बात करते हैं। तो अगर हम माउंटेन की बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, एक फ्रेश वाटर का सोर्स बन जाता है। फिर फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये सोर्स ऑफ वाटर कैसे बनता है, जैसे अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, माउंटेन, यानी कि जो हमारे हिमालय माउंटेन है वहीं से होता है, गंगोत्री से। तो यहाँ पे फिर आपको क्या है, फॉरेस्ट भी नजर आएंगे, यानी कि यहाँ पे आपको मेनली कौन से फॉरेस्ट नजर आएंगे, कॉनिकल फॉरेस्ट नजर आएंगे यहाँ पे, यानी कि जिसकी जो पेड़ के जो प्लांट या ट्रीज की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कॉनिकल शेप में होती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉनिकल फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना में जो वेराइटीज पाई जाती हैं वो हमारी क्या हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी हो जाती है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट क्या करता है, एक माउंटेन जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन सब के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, फॉरेस्ट के लिए और सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर के लिए। प्लेन्स की बात करते हैं तो जो प्लेन्स एरिया होता है वहाँ पे जो ज़मीनें होती है, धरती होती है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। प्लेटोज की बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको क्या है, मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे और रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। कोस्टल स्टेट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पोर्ट्स जो यानी कि जो बंदरगाह होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट बाय वाटर वे के द्वारा क्या करते हैं,
यानी कि जो वाटर वे होता है उसके द्वारा वो क्या करते हैं, ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा वो क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। तो सिर्फ पोर्ट्स ही नहीं, आपको जैसे फिशिंग है, टूरिज्म है, इन सेक्टर्स में भी क्या करता है, कोस्टल एरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए हम बात करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 यानी कि जो कि हमारा ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी कि एरिया के अंदर में जो भी नदी का जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं ड्रेनेज। ये आप अगर हम हिंदी में अगर ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो अपवाह बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, अपवाह। अपवाह ड्रेनेज को हिंदी में। अब यानी कि अपवाह क्या होता है, किसी क्षेत्र में जो नदी का जो नेटवर्क होता है उसको दर्शाता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, तो ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं तो ड्रेनेज का मतलब ड्रेनेज बेसिन का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पे जो सिंगल रिवर सिस्टम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्रेन्ड होते हैं, ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पे एक नदी और उसकी जो सहायक नदी होती हैं, उसको नदियों का जो पानी जो होता है वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, उसे हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। और वाटर डिवाइडेड क्या होता है, वाटर डिवाइडेड मतलब जो जल विभाजक होता है उसका मतलब क्या होता है, जब अगर हम बात करें जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो ऊंचे वाली जो ऊंची एरिया होती हैं, ऊंची एरिया से जो बेसिन होते हैं, यानी कि जो वाटर बेसिन होते हैं वो जब अलग होते हैं तो उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइडेड। जैसे हम अंबाला की बात करते हैं, इज द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस एंड गंगा बेसिन। अगर हम अंबाला की बात करते हैं तो अंबाला में क्या है, तो जो वाटर की जो दो बॉडीज होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर में कितने टाइप्स के ड्रेनेज सिस्टम है, तो उसको हम समझने के लिए हम क्या करना होगा, तो हमने क्या कर रखा था, तो हमारी कंट्री के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमने ओरिजिन एंड फ्लो के बेसिस पे क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर के बाद आता है हमारे पास पेनिसुलर रिवर। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन रिवर, जिसमें हमारा क्या आता है, पेरेनियल रिवर आता है, जो वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिसमें पूरे साल क्या होता है, पानी बहता रहता है। और इसका जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, ग्लेशियर और रेन होता है। यानी कि जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं जब बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघलने की वजह से, और जब मानसून के टाइम पे क्या होती है, बारिश होती है। फ्रॉम मैंडेटर्स जैसे कि यानी कि ऑक्सबो लेक हो गया, डेल्टा हो गया। और कुछ एग्जाम्पल की बात करें जैसे इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये वो रिवर है जो हमारे कंट्री में कहाँ से ओरिजिन होती है, हिमालयन रिवर से ओरिजिन होती है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पेरेनियल रिवर भी कहते हैं। उसके बाद देखो अब दूसरा आता है हमारे पास पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर जिसे हम सीजनल रिवर भी कहते हैं, जो कि डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, रेनफॉल पे, बरसात पे। और इसमें आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही क्या है, इसमें पानी फ्लो होता हुआ नजर आएगा। जैसे नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, ये वो हमारे लिए क्या है, एक पेनिसुलर रिवर है। मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं द इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अगर हम इसकी सोर्स की बात करें तो तिब्बत में जो लेक है, मानसरोवर लेक, यहाँ पे क्या होता है, इंडस रिवर की ओरिजिन होती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो जैसे झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये इनकी क्या देखने को मिल जाएंगे, ट्रिब्यूटरीज रिवर मिल जाएंगे। ट्रिब्यूटरीज रिवर का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं सहायक नदी। फॉलो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके बहाव की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न साइड क्या करता है, ये फ्लो करता है इनटू पाकिस्तान, और इम्पेटस खाली हो जाता है कहाँ पे जाकर के, अरेबियन सी में खाली हो जाता है। और इसकी लेंथ की बात करें तो कितना देखने को मिलेगा, 2900 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट है जो कि 1960 में किया गया था वर्ल्ड बैंक की यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी हेल्प से, तो किसके बीच में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था। तो इंडिया क्या करेगा, इंडस रिवर का जो 20% पानी है वो कौन यूज़ करेगा, हमारा देश यूज़ करेगा। और बाकी 80% जो वाटर है वो कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान करेगा। तो बाकी देखिए ये जो सतलुज सॉरी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है ना, इसमें भी था बटा हुआ था। जैसे झेलम, चिनाब की झेलम, चिनाब और इंडस की बात करें तो ये पाकिस्तान क्या करेगा, इसका 80% वाटर यूज़ करेगा, और इंडिया क्या करेगा, 20% वाटर यूज़ करेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम रवि, ब्यास और सतलुज की बात करें तो इसका 80% पानी इंडिया यूज़ करेगा, और 20% पानी कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान के द्वारा यूज़ किया जाएगा। ये एग्रीमेंट हो रखा था वाटर ट्रीटी, सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट में।
उसके बाद देखिए हम अगर हम बात करें जो दूसरा टॉपिक है वो है द गंगा रिवर सिस्टम। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो सोर्स की बात करते हैं तो गंगा नदी की जो ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से होती है और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भागीरथी में देखने को मिलेगा। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। राइट बैंक में आपको यमुना देखने को मिल जाएगा और लेफ्ट बैंक में जैसे आपका घाघरा, गंडक और कोसी नदी देखने को मिलेगी। और कोसी को ही क्या माना जाता है, बिहार की एक तबाही नदी भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर में जो मोस्ट ऑफ जो बाढ़ आने का कारण बनता है वो कौन बनता है, कोसी नदी ही बनता है। फिर देखिए बिरू कास्ट एट फरक्का की बात करिए, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल के में देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको क्या है, जैसे हुगली नदी है। फिर मेन स्ट्रीम जो फ्लो होता है वो कहाँ जाता है, बांग्लादेश में जाता है। फिर ये क्या बन जाता है, बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा बन जाता है। फिर फॉर्म की बात करते हैं, ये क्या बनाता है, सुंदरबन डेल्टा बनाता है, जो कि दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहीं पे आपको क्या है, मैंग्रोव ट्री भी देखने को मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं सुंदरी का पेड़। ठीक है। और फिर बात करते हैं किस बारे में, जो तीसरा आता है वो हमारा आता है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसकी सोर्स की बात करते हैं, ये आपको तिब्बत में ही देखने को मिलेगा, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक में क्या होता है, पूरब के साइड, जो पूरब के साइड से मानसरोवर लेक से इसकी क्या है, ओरिजिन होती है। इसके अलग अलग नाम है, जैसे अगर हम तिब्बत की बात करें यानी कि तांसपो लेक आपको देखने को मिलेगा। और बांग्लादेश में इसी को क्या किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी फ्लो की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम में क्या होते हैं, ये फ्लो होते हैं। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश के अंदर में एंटर कर जाता है। तो जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर में इसको फिर किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। नॉट यमुना, जमुना, यमुना अलग है, जमुना अलग है। और प्रोन टू फ्लोडिंग की बात करते हैं ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड स्प्लिट डिपोजिशंस, यानी कि बार बार यहाँ पे क्या है, बाढ़ का खतरा बना रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर में हम नर्मदा नदी, तापी और गोदावरी के बारे में बात करते हैं, और भी है उस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर हम नर्मदा की बात करते हैं तो इसका जो सोर्स है वो कहाँ से मतलब ओरिजिन होता है, अमरकंटक हिल से, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर में देखने को मिलेगा। फ्लो होता है ये वेस्ट के साइड फ्लो करता है, अरेबियन सी। और इसके फीचर्स की बात करते हैं, जैसे मार्बल रॉक्स है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जबलपुर। और धुंधार फॉल्स आपको क्या है, देखने को मिलेगा। तापी बेसिन की बात करते हैं, इसके जो सोर्स है वो कहाँ पे, सतपुरा रेंज, जो कि कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ही है। और ये भी क्या होता है, नर्मदा के पैरेलल में ही फ्लो करती है, कहाँ पे, अरेबियन सी के अंदर में। गोदावरी की बात करते हैं तो ये लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर मिलेगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि दक्षिण गंगा हम किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी को ही कहते हैं। और इसके सोर्स की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। और ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पूर्णा, मांजरा और आपको क्या देखने को मिलेगा, वह गंगा देखने को मिलेगा। ये इनकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज रिवर है। उसके बाद हम बात करते हैं द कृष्णा बेसिन। इसकी जो सोर्स है वो कहाँ देखने को मिलेगा, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर में देखने को मिलेगा। और ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी नदी की बात करें, तुंगभद्रा और भीमा, ये आपको क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और कोयना, ये इनकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज रिवर आपको नजर आएगी। कावेरी नदी की बात करते हैं तो इसकी जो सोर्स है वो कहाँ देखने को मिलेगा, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका के अंदर में, जो यहाँ पे इसकी क्या है, इसकी सोर्स देखने को मिलेगा। और फॉर्म ये क्या बनाता है, जॉग फॉल्स बनाता है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है इन इंडिया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है। लेक्स इन इंडिया की बात करते हैं तो जो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, जैसे डल झील, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अभी के टाइम पे डल झील काफी ज्यादा क्या बन जाता है, एक टूरिस्ट हब बन जाता है। फिर नैनीताल वॉलमर, जो कि भारत का लार्जेस्ट है, तो ये आपको क्या है, देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट लेक की बात की जा रही है, हमारी कंट्री के अंदर में जो लेक्स है ना, जहाँ से एक फ्रेश वाटर का एक सोर्स बन जाता है, उस पर। फिर बात करते हैं सॉल्ट लेक भी हमारी कंट्री में, जैसे अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर में देखने को मिलेगा संभार, और लंगूस देखने को मिलेगा, चिल्का हो गया, या पुलिकैट, कोलिनूर, सॉरी कोलेनूर होगा, कोलेरू। तो ये आपको क्या है, कुछ लंगूर आपको लंगू देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी, यानी कि रिवर का क्या रोल रहता है हमारी इकोनॉमी, तो जो रिवर होते हैं ना वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, इरिगेशन प्रोवाइड कराते हैं, पीने के लिए पानी प्रोवाइड कराते हैं।
और नेविगेशंस प्रोवाइड कराते हैं। नेविगेशंस का मतलब होता है अगर हम वाटरवेज के द्वारा हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बाय वाटर जाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हैं। फिर हाइड्रो पावर्स यूज़ कराते हैं, जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। मेनली ये सपोर्ट करता है हमारे एग्रीकल्चर को और सेटलमेंट को। रिवर पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अनवांटेड सब्सटेंस जो कि हमारे लिए यूज नहीं होते हैं और वो हमारे नेचर और हमारी ह्यूमन लाइफ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी होता है उसमें नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, वो हमारे लिए क्या पॉल्यूशन है। तो रिवर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो रिवर पॉल्यूशन के आज के टाइम पे होने के मेन कारण क्या है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वो कहाँ डिकम्पोज कर दिया जाता है, ट्रेन कहाँ कर दिया जाता है, रिवर में कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से आज के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर सॉरी रिवर पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। स्वेज की बात करते हैं, यानी कि जो भी गटर सबका जो पानी होता है वो कहाँ पे ड्रेन कर दिया जाता है, नदी में ही ड्रेन कर दिया जाता है। केमिकल रन ऑफ, यानी कि फैक्ट्री का जो भी केमिकल्स होता है उसको भी हम क्या करते हैं, नदी में जा करके डिकम्पोज कर देते हैं, यानी सॉरी डिपॉजिट कर दे, मतलब छोड़ देते हैं। तो जिसके वजह से रिवर पॉल्यूशन आपको देखने को मिले। तो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या है, रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंटेंटिव स्टेप भी उठाए गए थे। जैसे अगर हम गंगा एक्शन प्लान की बात करते हैं, कब किया गया था, 1985 में। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1995 में। इसका मेन कारण क्या था कि पॉल्यूशन को किसी भी तरीके से क्या करना था, रिड्यूस करना था। कुछ की टर्म्स की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ट्री लाइक जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं जैसे गंगा। फिर अगर हम ट्रेलीज पैटर्न की बात करते हैं, जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं जो ज्वाइन होती हैं मेन नदी में और राइट एंगल बनाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेलीज पैटर्न कहते हैं। रेडियल पैटर्न की बात करते हैं, रेडियल पैटर्न में क्या होता है, जो रिवर फ्लो होते हैं वो आउटवर्ड फ्रॉम होते हैं, कहाँ से, सेंट्रल पॉइंट में, यानी कि जो जलधाराएं होते हैं वो एक केंद्र स्थान से बाहर की ओर बहती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल पैटर्न कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से क्या हो सकता है, मैचिंग के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रिवाइज करते हैं, बाकी के जो 3 चैप्टर रह गए 4, 5 एंड 6, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। होप सो कि आज जो भी हमने चैप्टर डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जब हम सेकंड लेक्चर इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम क्या कर लेंगे, अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पे 8 क्लास नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9th क्लास कर लेना। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।